वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आपको थंबनेल से भी लग गया होगा, फ्लैश फ्लड्स। तो पूरी कहानी को जानते हैं। फ्लैश फ्लड के कारण क्या है, कॉजेस क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसके साथ साथ हम जान लेंगे कि करंट में क्या काम किया जा रहा है इन पे और क्या हम एक्स्ट्रा स्टेप ले सकते हैं जिसको आप सीधे सीधे एग्जाम में कोट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, अचानक से जल स्तर, पानी का बहाव, जहाँ पे नदी है, नाले हैं, वहाँ पे बढ़ जाता है और कुछ ही घंटों में लेट्स से नदियाँ, नाले अपने का पानी है वो अपने किनारों से उफन के बाहर आने लगता है। घर, सड़कें, खेत सब पानी में डूब जाते हैं और यही है फ्लैश फ्लड, यानी अचानक आने वाली तेज यानी सडन और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी बाढ़ जो कुछ ही समय में बहुत भारी नुकसान कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उसके अनुसार फ्लैश फ्लड क्या होती है। आप प्लीज़ ये नोट कर लें, सीधे सीधे ये डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन में मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन वो देते हैं WMO, वो देता है ए फ्लैश फ्लड इज अ रैपिड एंड एक्सट्रीम फ्लो ऑफ हाई वाटर इनटू ए नॉर्मली ड्राई एरिया और वाटर कोर्स यूजुअली कॉज्ड बाय इंटेंस और एक्सेसिव रेनफॉल ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फ्लैश फ्लड है वो एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है जब बहुत तेज या फिर बहुत ही एक्सेसिव इंटेंस रेनफॉल होती है और उस रेनफॉल की वजह से ऐसी ज़मीन जो जनरली सूखी होती है या फिर नदी नाले, इनमें बहुत ही तेज और बहुत ही असामान्य मात्रा में, बहुत ही विशाल मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाता है कुछ ही टाइम में। तो उस पूरी स्थिति को फ्लैश फ्लड के नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी इसे इसी तरह डिफाइन किया जाता है कि जब हैवी रेनफॉल है या फिर क्लाउड बर्स्ट है या फिर ऐसे ही अन्य कारणों से बहुत कम समय में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर नीचे के इलाकों में फैलने लगता है, उस जिससे जान माल की हानि होती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको कहते हैं हम फ्लैश फ्लड। अब भारत जैसे देश में जहाँ मानसून के दौरान भी भारी बारिश बहुत सामान्य है, ये फ्लैश फ्लड अब पहले से कहीं ज़्यादा आम हो गए हैं। अब बहुत पुरानी बात नहीं है, देखिए कुछ ही दिन पुरानी बात है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड में ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि धराली गांव में एक बहुत ही भयानक क्लाउड बस्ट हुआ था, यानी कि अचानक भारी बारिश होना। तो उस तेज बारिश की वजह से कुछ ही घंटों में पूरे गांव को पानी में डुबो दिया। कई लोग बेघर हो गए, कई की जान गई। देखिए यहाँ पे ये बात भी नोट करने लायक है कि गांव के कुछ लोगों को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, उन्होंने कुछ बुजुर्गों की, बच्चों की मदद की, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, शेल्टर में पहुंचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुए, राहत शिविर यानी कि रिलीफ कैंप भी लगाए गए। लेकिन देखो क्वेश्चन ये है कि ये फ्लैश फ्लड आते क्यों हैं, इनके जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, कितने सीरियस हैं और क्या हमारे पास इन्हें रोकने का या कम करने की कोई रणनीति है या नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं भारत में फ्लैश फ्लड का पूरा परिदृश्य, पूरा सिनेरियो, इसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। नंबर 1, कॉजेस ऑफ फ्लैश फ्लड। जनरली इसके मेन बड़े बड़े कारण हैं वो 4 होते हैं। पहला है इंटेंस रेनफॉल या फिर क्लाउड बर्स्ट। दूसरा है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, आगे आएगा, और मैं आपको एक जनरल ओवर भी दे रहा हूँ। तीसरा है अर्बनाइजेशन या एनक्रोचमेंट और चौथा है क्लाइमेट चेंज। देखिए चौथा कारण है ना क्लाइमेट चेंज, आपको कुछ समझ में आ रहा हो एनवायरनमेंट रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ों में, तो आप इसको हमेशा कोट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, पर इसको सबसे एंड में रखना, जो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन्स हैं वो पहले रखना। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटेंस रेनफॉल या क्लाउड बस्ट की। तो भारत में जो मानसून रेन होती है उसमें कई जगहों पर और कुछ समय के लिए इतनी तेज़ बारिश होती है, जो कि हमने इस बार भी बहुत विटनेस की है, कि नाले, नदियाँ और पूरे ड्रेनेज सिस्टम है सब के सब भर जाते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत भारी बारिश आम है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो पानी का बहाव इतनी तेज़ी से होता है कि लोग संभल नहीं पाते। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश की एक रात कई गांवों को तबाह करने की पोटेंशियल रखती है और किया भी है पास्ट में। ठीक है, अब दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं।
टोपोग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि ज़मीन की संरचना कैसी है, पहाड़, ढलान, इस तरह से, ठीक है। तो भारत के पहाड़ी राज्यों में जैसे कि वही उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे ज़मीन की जो ढलान है यानी कि स्लोप है वो इतना तेज, इतना स्टीप होता है कि बारिश का पानी सीधे नीचे की तरफ बहता है और काफ़ी तेज गति से बहता है, ठीक है। इससे गांवों और खेतों में पानी भर जाता है और यह प्राकृतिक जो आपकी संरचना है ज़मीन की, टोपोग्राफी है, उस टोपोग्राफी के लिए बाढ़ के खतरे को बहुत बढ़ा देता है। तो टोपोग्राफिकल फैक्टर भी है यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर है। अब तीसरा है अर्बनाइजेशन और एनक्रोचमेंट। इस पर मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि बिना कोई प्लानिंग के डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देना, यानी कि शहरों का तेजी से बढ़ रहे शहर तेजी से, ये भी एक समस्या हो जाती है। क्योंकि देखो वेटलैंड हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये क्या करते हैं, पानी जो आता है उनको कलेक्ट करते हैं और यहाँ से पानी पोर होके नीचे ग्राउंड टेबल में चला जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में। अब यहाँ पे वेटलैंड्स पे कब्जा करके, वाटर बॉडीज़ पे कब्जा करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लीन नहीं रखा जाता है क्योंकि वहाँ भी एनक्रोचमेंट है। तो बारिश का पानी ज़मीन में अंदर नहीं जा पाता और नतीजा क्या होता है, सरफेस रन ऑफ, यानी कि सरफेस पर बहने लगता है पानी, इकट्ठा होने लगता है और अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बड़ी आम हो जाती है। स्पेशली आप बार बार न्यूज़ में ये पढ़ोगे कि थोड़ी सी बारिश में चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में इस तरह की अर्बन फ्लडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। चौथा मैंने कहा क्लाइमेट चेंज यानी कि बदलते मौसम का खतरा। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ में, उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के कारण जो बारिश का पैटर्न है, रेन का पैटर्न है, बहुत इनस्टेबल हो गया है। यानी कि कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, और समय भी चेंज हो गया कि कभी कभी तो बहुत कम बारिश होती है, कभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तो इसका असर क्या है, इसका असर है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि कहीं तो ड्रॉट पड़ते हैं और कहीं पे फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, कॉज है क्लाइमेट चेंज। अब हमने कॉज देख लिए मेजर, अब मेजर इम्पैक्ट देखते हैं कि फ्लैश फ्लड की वजह से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला बहुत ही क्लियर है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। यानी कि फ्लैश फ्लड में जैसे ही पानी आता है ये लोगों के ज़िंदगी के लिए तो खतरा है ही। स्पेशली जो पुअर और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होती हैं इससे। कि देखो खेत बर्बाद हैं, घर टूट गए, उनके इकलौता जरिया होता है घर और खेत, तो रोज़गार भी ख़त्म हो गया एक तरह से, सब कुछ एक झटके में चला जाता है। अब कई किसानों का तो ये रहता है कि उनकी पूरी फसल पानी में बह जाती है और उनके पास ये जरिया नहीं होता कि वो अगले सीजन तक कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि वे ऑलरेडी डेड साइकिल में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, यानी कि आपके बाढ़ के पानी से रोड्स टूटी हुई होती हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, यानी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, पावर लाइंस टूट जाती हैं, हॉस्पिटल स्कूल्स भी तबाह हो जाते हैं और साथ में रिलीफ वर्क भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिकन्स्ट्रक्शन में कई बार तो सालों लग जाते हैं और सरकारी खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या है कि पब्लिक का ही मनी है, सरकारी पैसा, वो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू खर्चा हो रहा है और पूरा पूरा कम्युनिकेशन टूटा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिबिल्ड करना है, तो लोगों को इनकन्वीनियंट भी रहता है ये। अब एक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका इम्पैक्ट, यानी कि फ्लैश फ्लड में एक साथ पानी बहेगा, सरफेस रन ऑफ होगा तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो बहेगी साथ में, क्योंकि उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं है। तो सॉइल इरोजन होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, यानी कि जो सेडिमेंट है वो जमा होना है एक जगह पे, और इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशंस भी होते हैं, वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम भी होती है। खेती पर असर पड़ेगा, पशु पक्षियों के जीवन पर असर पड़ेगा, इंसानों के जीवन पर असर पड़ेगा, ठीक है। और देखो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ रिस्क भी है। जब फ्लड का गंदा पानी आता है तो उसके साथ साथ कई बैक्टीरिया, वायरस भी आते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जैसे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, ये तेज़ी से फैलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन से, फ्लैश फ्लड से बहुत समस्या हो जाती है, बहुत तरह की समस्या हो जाती है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं या फिर आइडिया आए हैं, वो सारे प्रोसेस में हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करेंगे FRMS की, यानी कि फ्लड
रिस्क मिटिगेशन स्कीम। ये एनडीएमए की स्कीम है, इनिशिएटिव है। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एनडीएमए ने ये एफआरएमएस नाम की स्कीम शुरू की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्लड शेल्टर यानी कि फ्लड के टाइम पे ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाके रुक सकें, अपना आश्रय ले सकें, ठीक है, छुप सकें। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको लागू करना है, यानी जितनी जल्दी चेतावनी अच्छे से कम्युनिकेट कर दो तो लोग वहाँ से जा सकते हैं, अपना बचाव का एक तरीका बना सकते हैं। तीसरा है ओवरऑल कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, जिससे कि राहत कामों में सहायता मिल सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो कई स्टेट में जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे एसएमएस और मोबाइल अलर्ट के जरिए चेतावनी भेजी जा रही है, जिससे लोग पहले से इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएं। अब देखिए एनडीएमए के बारे में अगर मैं बताने लगा तो एक अलग से एक वीडियो बन जाएगा, तो जल्दी ही एनडीएमए के डिटेल्स के साथ में एक वीडियो और बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पहला इम्पैक्ट देख लिया हमने, इनिशिएटिव देख लिया, एफआरएमएस स्कीम। दूसरा है कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे चेन्नई जैसे शहरों में क्या हो रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको सबसे पहले पता लगेगा वहाँ की करंट सिचुएशन की, अगर इस तरह की कोई डिजास्टर आता है तो लोकल लोग वुड बी द फर्स्ट रेस्पोंडर्स। तो वो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग होंगे, प्राथमिक बचाव कर्मी होंगे। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो वहाँ सबसे पहले पहुँच के बिना टाइम गंवाए वहाँ पर रिलीफ वर्क तैयार कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है उनको? फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, और रिलीफ वर्क स्कीम्स में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं वो सब सिखाया जा रहा है। तो इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर हम एक कम्युनिटी खुद तैयार है तो जान बच सकती है। तो इसके लिए डर नहीं, एक समझदारी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। तो उस पर भी काम हो रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्टोरेशन, यानी कि जो भी इम्पैक्टेड एरिया हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको रीडिज़ाइन करना और बनाना। देखिए हिमाचल प्रदेश जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बात की थी, रोड टूट जाती हैं, पावर सप्लाई है वो सारे चले जाते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो पूरा सिस्टम है वो इम्पैक्टेड होता है। तो इस रेस्टोरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश जैसे कई स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इससे हिमाचल के एग्जाम्पल से भी हमें पता लगता है कि अगर प्लानिंग आपकी ठीक है, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, तो उससे क्विक रिकवरी, क्विक रेस्टोरेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग ऑफ वल्नरेबल जोन्स। ये एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ही एक सजेशन है कि उन्होंने कहा है कि जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज हैं, यानी कि ऐसे टाउन्स हैं जो रिवर साइड में हैं, रिवर बैंक टाउन्स हैं, नदी के किनारे बसे हुए शहर और गांव हैं, उनकी मैपिंग की जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनके रिस्क पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उनका इम्पैक्ट होने का, ठीक है, जो सबसे अधिक जोखिम में। तो ये हमें समझने में आसानी होगी और जो एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डेवलप करने में हमको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आगे क्या करना चाहिए इसमें फटाफट हम देख लेते हैं कि ये तो कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा आगे कर सकते हैं। अब सीधे एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं। पहला ये कॉमन से हैं, आप फटाफट याद कर सकते हैं इनको। पहला है स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि कई जगह हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं लेकिन हमको इसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे करना है कि यानी कि जो मेटेरियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान की भविष्यवाणी करने की जो टेक्निक है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिससे और अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको भी मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी डिजास्टर की सिचुएशन में लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक अगर हम सूचना पहुंचा देते हैं तो जान माल के नुकसान की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। जिससे कि क्या रियल टाइम अलर्ट्स होते हैं वो भेजे जा सकते हैं और लोग समय पर सेफ प्लेसेस पर पहुंच सकते हैं। दूसरा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें अवेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे जो रिस्क पोटेंशियल एरियाज हैं, रिवराइन टाउन्स एंड सिटीज़ हैं, अगर ऐसे एरियाज में स्पेसिफिकली हर गांव हर मोहल्ले में अगर हम मॉक ड्रिल करवाएं, पहले से अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाएं रिलेटेड टू सच डिजास्टर्स,
तो इनके जरिए उनको पहले से तैयार रखा जा सकता है, उनको एक शॉक नहीं लगेगा। और ऐसी वर्सनिंग सिचुएशंस होती हैं तो उनको एक्चुअली में उनके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा जिसको वो फॉलो कर पाएंगे। इसके साथ साथ स्कूलों में भी डिजास्टर एजुकेशन से बच्चों को भी एक ट्रेन किया जा सकता है, करेक्ट। तो ये हो गया हमें आगे क्या करना चाहिए। अब एक दो और देख लेते हैं कि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, यानी कि जो ऐसे जोन्स हैं, जो रिस्की जोन्स हैं, वहाँ पे हमें स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए कि हमें फ्लड प्रोन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना है जिससे जो फ्लैश फ्लड का रिस्क है वो कम किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ग्रीन हो, यानी कि पार्क की हम बात करते हैं और रूफ पे हम एक तरह से ग्रीन कवर की हम बात कर रहे हैं। इन चीज़ों से क्या है कि पानी को ऐसे स्पेस मिल जाते हैं जिनके थ्रू वो सरफेस रन ऑफ की बजाय अंदर ज़मीन में जा सके। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो पानी सड़कों पे बहता या कहीं इकट्ठा, तो उसके बजाय हार्वेस्टिंग के जरिए कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है या फिर अंदर उसको ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुँचाया जा रहा है। तो इससे भी फ्लैश फ्लडिंग की समस्या में बड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब आता है एक लास्ट और दो और देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, अफॉरेस्टेशन करें, सस्टेनेबल फार्मिंग करें, और उससे क्या है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और सस्टेनेबल फार्मिंग का आपको मतलब समझाऊं कि सस्टेनेबल फार्मिंग होती है कि इस तरह से फार्मिंग करना कि आप करंट की नीड को तो मीट कर रहे हैं, यानी करंट की जो आवश्यकता है आपकी उनको तो आप मीट कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। तो ये फ्लैश फ्लडिंग में कैसे हेल्प करती है सस्टेनेबल फार्मिंग। देखिए, जब हम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो इसमें कई सारी टेक्निक होती है, जैसे कवर क्रॉपिंग, मल्चिंग। जब हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक लेंगे इनको डिटेल में समझेंगे, पर हम क्या करते हैं कि क्रॉप को कवर देते हैं, क्रॉप को रोटेशन करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसके साथ साथ हम पेड़ लगाते हैं जिससे जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को कटने नहीं देती, टॉप सॉइल को रन ऑफ करने से रोकती हैं। इसके साथ साथ वो इम्प्रूव करती हैं कि वाटर इनफिल्ट्रेशन बढ़िया से हो और रन ऑफ कम हो। तो ये सारी टेक्निक है ना सस्टेनेबल फार्मिंग की, वो इन सब पानी को रिटेन करने में मदद करती हैं, अंदर ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने में मदद करती हैं, और जो पूरा पानी होता है वो सरफेस रन ऑफ के तरह ना जाके अंदर ज़मीन में जाता है। तो इस तरह से ये सारी प्रैक्टिसेस हम अपना के और पूरी तरह इंटीग्रेटेड डिजास्टर में, यानी एकजुट होकर अगर हम काम करें, यानी कि पूरा स्टेट्स हैं, सेंटर है यानी यूनियन है अपना, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब मिलके एक टीम की तरह काम करेगा, तो राहत कार्य हैं, जो रिलीफ वर्क है, रेस्क्यू है और रेस्टोरेशन, 3 कीवर्ड है, रिलीफ, रेस्क्यू और रेस्टोरेशन, ये काफ़ी फास्ट हो सकता है और इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब कंक्लूजन में अगर सिर्फ इतना ही है कि देखो एक समस्या नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है फ्लैश फ्लड, इट्स है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। जैसे नेचुरल फैक्टर की हमने बात की, टोपोग्राफी वगैरह, अनप्लान्ड डेवलपमेंट की बात की है, क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलके डिजास्टर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही प्लानिंग, सही टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस और सबके कोऑपरेशन से इसे कम किया जा सकता है। और ये पूरी कहानी हमने बात करी, ये किसी एक डिजास्टर की नहीं है, ये बल्कि ये हमारे देश की जो तैयारी है इन डिजास्टर्स को लेके, हमारी जो वीकनेस है और हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको ओवरकम करने की, इन सब की भी एक जॉइंट कहानी है, ठीक है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा, जिससे हम रेजिलिएंट इंडिया, ये वाली कीवर्ड्स यूज़ करो आप, कि रेजिलिएंट इंडिया और सेफ इंडिया को बनाने की ओर हमारा प्रयास तभी सफल हो सकता है जब हम कोऑपरेट करें, इस आपदा को समझें, इसकी पहले से तैयारी करके रखें और अपनी वीकनेस को पहचान के अपनी पॉसिबिलिटीज़ पे, पोटेंशियल पे हम काम करें। देखिए
हमारे लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कोई एक लग्जरी नहीं है कि हम बाद में भी कर लेंगे, हमारे लिए नेसेसिटी है। क्योंकि आज हम तैयारी करेंगे तो कल कई जिंदगियां और बहुत सारी संपत्ति बचेगी। तो आज के लिए हमें पूरी तरह कवर कर लिया फ्लैश फ्लड, और आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।